हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग ट्विस्ट। तो यह क्लास 9 सीबीएसई का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रिवॉल्यूशन। ठीक है। तो यूरोप में सोशलिज्म और जो है रशियन रिवॉल्यूशन के बारे में है ये। तो सोशलिज्म क्या है? तो सोशलिज्म एक ऐसी आइडियोलॉजी है जिसमें जो देश के गरीब लोग हैं, ठीक है, जो गरीब लोग हैं, जो देश का गरीब तबका है, उसे हर तरह का फ़ायदा मिले, उस पर मतलब जिसकी आर्थिक स्थिति है वो सही रहे, उसको किसी बात में पैसे की कोई दिक्कत ना हो, उसके लिए पैसों का मतलब फ़ायदा कराना, पैसे मुहैया कराना ही एक सोशलिज्म है। उसके मतलब उसके लिए किसी चीज़ की कोई कमी ना रहे। जैसे कि लैंड लेबर्स लोग हैं, जैसे कि क्या पीजेंट हैं, फार्मर्स वगैरह हैं, जो किसी की दूसरे के यहाँ मजदूरी करते हैं, वर्कशॉप में काम करते हैं, कारखानों में काम करते हैं, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग हैं, तो उनके लिए जो है हर तरह की सुविधा मुहैया कराई जाए, तो यही एक सोशलिज्म है। ठीक है। इसके लिए बहुत सारे जो लीडर्स थे वो आगे आए थे, तो आप इस चैप्टर में आगे पढ़ोगे कि कौन कौन थे वो। और रशियन रिवॉल्यूशन जो है, रशिया में किस तरीके से क्रांति फैली, किस तरीके से वहाँ का आंदोलन हुआ, इसके लिए यही चैप्टर है। तो चलिए इसको शुरू कर लेते हैं। इसका फर्स्ट टॉपिक आएगा द एज ऑफ सोशल चेंज। ठीक है, द एज ऑफ सोशल चेंज। ठीक है। तो यानी कि सोशल चेंज कब से हुआ, या मतलब क्या युग था उसका, कौन सा युग रहा है, कौन सा समय रहा है, उसका है ये। तो इन द प्रीवियस चैप्टर यू रीड अबाउट द पावरफुल आइडियाज ऑफ फ्रीडम एंड इक्वालिटी दैट सर्कुलेटेड इन यूरोप आफ्टर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। आप प्रीवियस चैप्टर में ये सब कुछ पढ़ चुके हो, जो आइडियाज़ थे स्वतंत्रता और इक्वालिटी, समानता के बारे में, जो यूरोप में थे। फ्रेंच रिवॉल्यूशन, जब पहले सबसे पहले फ्रांस की क्रांति हुई थी, है ना, फ्रांस की क्रांति के बाद जो यूरोप में, सारे यूरोप में आइडियाज़ फैले थे, तो स्वतंत्रता के और समानता के अधिकार, तो ये सब आप पढ़ चुके हो। तो द फ्रेंच रिवॉल्यूशन ओपनड अप द पॉसिबिलिटी ऑफ क्रिएटिंग अ डेमोक्रेटिक चेंज इन द वे इन विच सोसाइटी वॉज स्ट्रक्चर। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से क्या हुआ था, बहुत सारी जो है संभावनाएं बढ़ी थी आगे, कि जो समाज का जो है, समाज की जो स्थिति है वो कुछ सुधारी जाएगी, उसमें कुछ सुधार आएगा। एज यू हैव रीड, जैसा कि आपने पढ़ा है, बिफोर द 18th सेंचुरी सोसाइटी वॉज ब्रॉडली डिवाइडेड इंटू स्टेट्स एंड ऑर्डर्स एंड इट वॉज द अरिस्टोक्रेसी एंड चर्च विच कंट्रोल्ड इकोनॉमिक एंड सोशल पावर। ओके। तो जैसा कि अगर आपने फर्स्ट चैप्टर अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि जो हमारी सोसाइटी थी वो 3 भागों में डिवाइडेड थी, 3 स्टेट्स में डिवाइडेड थी, है ना। उसमें एक्टिव पैसिव सिटीजन्स भी आते थे। 3 स्टेट्स में वो डिवाइडेड थी। तो क्या था, जो उसमें चर्च थे, लगातार क्या था, समाज में अत्याचार फैल रहे थे, तो चर्च थे, चर्च भी जो था इकोनॉमिक और सोशल पावर के कंट्रोल में आते थे, सारे वो कंट्रोल में कर दिए गए थे सडनली आफ्टर द रिवॉल्यूशन। लेकिन अचानक से क्या हुआ, रिवॉल्यूशन के बाद इट सीम पॉसिबल टू चेंज दिस, लेकिन क्या हुआ कि उसमें समाज में ना थोड़ा सा बदलाव देखने को मिलने लगा। एकदम से क्या हुआ, देखो आपने देखा होगा लास्ट में कि 1815 में नेपोलियन बोनापार्ट को हरा दिया गया था वाटरलू में। लेकिन क्या, जब नेपोलियन बोनापार्ट आया था ना, उसने अपने आप को बिल्कुल एक बहुत बड़ा शासक घोषित कर दिया। जब वो आया था तो समाज में ना, वहाँ पे उस टाइम वहाँ पे यूरोप में बहुत ज़्यादा सुधार हुए थे। उसने कुछ ऐसे लॉज बनाए थे जिससे जनता को बहुत ज़्यादा फायदा मिला था। तो इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूडिंग यूरोप एंड एशिया, दुनिया के बहुत सारे देशों में इंक्लूडिंग यूरोप और एशिया, न्यू आइडियाज़ अबाउट इंडिविजुअल राइट्स, नए नए आइडियाज़ जो थे इंडिविजुअल राइट्स के, मतलब जो अधिकार थे हमारे इंडिविजुअल राइट्स के, एंड हु कंट्रोल सोशल पावर बिगेन टू बी डिस्कस्ड। और जिस तरीके से सोशल पावर को कंट्रोल करने के थे वो सब डिस्कस हो रहे थे, जगह जगह ये आग मतलब फैल रही थी। इन इंडिया, राजा भारत में भी राजा राम मोहन रॉय एंड डोरजे टॉक्ड ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो कुछ ऐसे समाज सुधारक भी आए थे, जैसे कि राजा राम मोहन राय हो गए, एंड डोरजियो टॉक्ड। ठीक है, राजा राम मोहन रॉय, इनके नाम याद रखना आप लोग, और डोरजियो, ये 2 समाज सुधारक थे जिन्होंने जो है समाज के प्रति बहुत सारे कार्य किए। राजा राम मोहन राय ने, तो अगर आपने क्लास 8th में पढ़ा होगा, तो उन्होंने सती प्रथा का अंत भी किया था। ऐसे बहुत सारे उन्होंने समाज को सुधारने वाले काम किए। तो ये बहुत बड़े बड़े समाज सुधारक माने जाते हैं। ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड मैनी अदर्स डिबेटेड द आइडियाज ऑफ पोस्ट रिवॉल्यूशनरी यूरोप। और यूरोप में जो थे, इस तरीके के बहुत सारे जो डिबेट हुई, जगह जगह बहुत सारे आइडियाज़ हुए, बहुत ज़्यादा विचार इधर उधर फैलने लगे कि किस तरीके से सोशलिज्म हमें इस संसार में फैलाना है। तो यूरोप में इस तरीके से जो है सोशलिज्म का प्रचार हुआ। द डेवलपमेंट्स इन द कॉलोनीज इन टर्न रीशेप दीज आइडियाज ऑफ सोसाइटी चेंज। तो कॉलोनीज जो थी, कॉलोनीज का लगातार विकास हुआ। जैसे कि क्या थी कॉलोनीज, मैंने बताया था फ्रांस की जैसे कई सारी कॉलोनीज थी। जैसे हम लोग हैं, मान लीजिए हम इंडिया में हैं, तो हम लोग भी पहले ब्रिटेन की कॉलोनी हुआ करते थे, यानी कि हम उनके अधीन थे, हम उनके गुलाम थे ब्रिटेन के। तो ऐसे ही कॉलोनीज थी, तो कॉलोनीज का विकास हुआ, कॉलोनीज को फिर जो है टर्न कर दिया गया, उनको ख़त्म कर दिया गया, और बाद में सोसाइटी को पूरी तरीके से चेंज कर दिया गया। नॉट एवरीवन इन यूरोप हाउएवर वांटेड अ कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी। यूरोप में ही नहीं, लेकिन क्या था, एक जो है समाज का पूरी तरीके से बदलाव हो चुका था, एक कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका था।
Responses varied from those who accepted that some changes was necessary but wished for a gradual shift. तो क्या था इसका जो रेस्पॉन्स ये रहा कि कुछ लोगों ने तो इस बदलाव को एकदम से स्वीकार कर लिया, कुछ कहते थे बहुत ही अच्छा हो रहा है, इस तरीके से हो रहा है, लेकिन विश्ड फॉर अ ग्रेजुअल शिफ्ट टू दोज हु वांटेड टू रीस्ट्रक्चर सोसाइटी रेडिकली, और कुछ जो थे वो इस समाज को, इसका जो सोसाइटी का जो रीस्ट्रक्चर था उसको रेडिकली प्रभावित कर रहे थे. सम वेयर कंजर्वेटिव्स, अदर्स वर लिबरल्स और रेडिकल. इसमें क्या था, कुछ ग्रुप सामने आए, जैसे कि कुछ थे रेडिकली, कुछ थे जो है कंजर्वेटिव्स, है ना, और फिर लिबरल्स. तो व्हाट डिड दीज टर्म्स रियली मीन. तो अब जैसे तीन वर्ड्स होते हैं, रेडिकल्स, सॉरी लिबरल्स और रेडिकल्स एक ही हैं, लिबरल्स और कंजर्वेटिव्स, तो ये सब हैं क्या. तो व्हाट डिड दीज टर्म्स रियली मीन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द टाइम, व्हाट सेपरेट दीज पॉलिटिक्स एंड व्हाट लिंक देम टुगेदर. और ये सब ना एक दूसरे से किस तरीके से जुड़े हुए हैं. वी मस्ट रिमेंबर दैट दीज टर्म्स डू नॉट मीन द सेम थिंग इन ऑल कॉन्टेक्स्ट और एट ऑल टाइम. लेकिन हमें ये बात याद रखनी है कि इन सब का जो है, लिबरल्स हो गए, कंजर्वेटिव्स हो गए, तो ये सब जो है ना सब अलग अलग हैं, इनका जो मतलब एक नहीं है. हमें बस ये बात ध्यान रखनी है, हमें आगे जाके इसमें ये समझ में आएगा कि क्या क्या है, इन तीनों का मतलब क्या है. तो वी विल लुक ब्रीफली एट सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल ट्रेडिशन ऑफ द 19th सेंचुरी एंड सी हाउ द इन्फ्लुएंस चेंज. हम यहाँ पर जो ब्रीफ में जो जितने भी पॉलिटिकल ट्रेडिशन थे, इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल ट्रेडिशंस 19वीं शताब्दी के, वो सब देखेंगे एंड देखेंगे कि समाज में किस तरीके से बदलाव हुए. देन वी विल फोकस ऑन वन हिस्टोरिकल इवेंट. उसके बाद हम एक हिस्टोरिकल इवेंट है उस पर भी फोकस करेंगे, इन विच देयर वाज एन अटेम्प्ट एट अ रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी. और जिसमें क्या था, जो समाज का जो रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन था उसके बारे में हम बात करेंगे. थ्रू द रिवॉल्यूशन इन रशिया, सोशलिज्म बिकेम वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट एंड पावरफुल आइडियाज टू शेप सोसाइटी इन द 20th सेंचुरी. उसके बाद 20वीं शताब्दी में रशिया में जो सोशलिज्म फैला और उसके बाद जो वहाँ पर जो आंदोलन हुआ, ठीक है, तो उसके बारे में हम वहाँ पर देखेंगे. तो सबसे पहले हम देखेंगे कि लिबरल्स, रेडिकल्स और कंजर्वेटिव्स क्या हैं. लिबरल्स, रेडिकल्स और कंजर्वेटिव्स देखिएगा. तो वन ऑफ द ग्रुप्स विच लुक टू चेंज सोसाइटी वर द लिबरल्स. एक ग्रुप होता है सोसाइटी का जो कि चाहता है कि एकदम से समाज में बदलाव आए, तो वो उसको कहलाता है लिबरल्स. क्या बोलते हैं उसको, लिबरल्स. रेडिकल्स जो होते हैं वो बीच का रास्ता अपनाते हैं, ठीक है, और कंजर्वेटिव्स चाहते हैं कुछ ना हो. जैसे मैं बता दूंगी आपको, डिटेल में समझ में आएगा आपकी अभी. वन ऑफ द ग्रुप्स विच लुक टू चेंज सोसाइटी वर द लिबरल्स. एक ग्रुप होता है जो ये चाहता है कि सोसाइटी में बदलाव आना ही चाहिए, तो वो होते हैं लिबरल्स. लिबरल्स वांटेड अ नेशन विच टॉलरेट ऑल रिलीजन. लिबरल ये चाहते हैं कि जो हमारा राष्ट्र है वो सभी धर्मों को टॉलरेट करे. वी शुड रिमेंबर दैट एट दिस टाइम यूरोपियन स्टेट्स यूजुअली डिस्क्रिमिनेटेड इन फेवर ऑफ वन रीजन और अनोदर. हमें ये याद रखने वाली बात है कि यूरोप में क्या था, सिर्फ एक ही धर्म का प्रचार हो रहा था, या फिर अन्य धर्म जो हैं, जैसे कि ब्रिटेन फेवरेट द चर्च ऑफ इंग्लैंड. ब्रिटेन में क्या था, ब्रिटेन फेवर्ड द चर्च ऑफ इंग्लैंड. ब्रिटेन में इंग्लैंड की चर्च का फेवर हो रहा था. ऑस्ट्रिया एंड स्पेन फेवर्ड द कैथोलिक चर्च. तो यहाँ पर ये बताया गया है कि सभी देशों की जो अलग अलग चर्च हुआ करते थे. तो लिबरल्स ऑल्सो अपोज द अनकंट्रोल्ड पावर ऑफ डायनेस्टिक रूलर्स. तो लिबरल्स का कहना था कि जो पावर है वो राजा के हाथ में ना रहे, मतलब ये जो पावर है ये जो है सबके पास होनी चाहिए, मतलब जनता के, उसके गवर्नमेंट के पास होनी चाहिए, तो ये राजा के हाथ में ना रहे. उनका ये कहना था. दे वांटेड टू सेफ गार्ड द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल अगेंस्ट गवर्नमेंट. तो उनका मतलब था कि वो गवर्नमेंट के इंडिविजुअल जैसे गवर्नमेंट के खिलाफ थे वो. दे आर्ग्यूड फॉर अ रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट सब्जेक्ट टू लॉज इंटरप्रिटेड बाय ए वेल ट्रेन्ड जुडिशरी दैट वाज इंडिपेंडेंट ऑफ रूलर्स एंड ऑफिशियल. उनका कहना था कि जैसे कि दे आर्ग्यूड फॉर उनका कहना था कि एक रिप्रेजेंटेटिव चुना जाए, इलेक्ट करा जाए पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट से, और उसके बाद एक जुडिशरी बनाई जानी चाहिए जो ये सब चीज़ें देखे. दैट वॉज इंडिपेंडेंट ऑफ रूलर्स एंड ऑफिशियल. हाउएवर दे वर नॉट, बल्कि क्या था, वो डेमोक्रेटिक्स नहीं थे. दे डिड नॉट बिलीव इन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी. वो जो थे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज पे विश्वास नहीं करते थे. यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब है, यूनिवर्सल मीन्स संपूर्ण, एडल्ट मीन्स होता है जैसे कि हमारे इंडिया में 18 साल से ऊपर के सब लोग एडल्ट हैं, और फ्रेंचाइज का मतलब है वोटिंग डालने का अधिकार, यानी वोटिंग. तो वो उस पर विश्वास नहीं करते थे. दैट इज उनका कहना था कि द राइट ऑफ एवरी सिटीजन टू वोट, की जितने भी सिटीजन हैं हमारे देश के नागरिक हैं उनको सबको वोट डालने का अधिकार होना चाहिए. दे फेल्ट मैन ऑफ प्रॉपर्टी मेनली शुड हैव द वोट. उनका कहना था कि जिसके पास, आदमी के पास प्रॉपर्टी है उसको वोट डालने का अधिकार है. दे ऑल्सो डिड नॉट वॉन्ट टू वोट फॉर वुमेन. लेकिन वो क्या था, औरतों के वोट डालने के पक्ष में नहीं थे. तो ये सब जो थे लिबरल थे, है ना. तो आप लोग अच्छे से देखिएगा, अगर आपको कहीं भी गड़बड़ लगे, थोड़ी सी भी दिक्कत हो, आप वीडियो को पॉज करके आराम से सुनिएगा कि लिबरल्स क्या होते हैं, ध्यान से पढ़िएगा. अब आता है इन कॉन्ट्रास्ट, इसके अपोजिट ही क्या होते हैं, कंट्रास्ट में आते हैं रेडिकल्स.
रेडिकल्स वांटेड अ नेशन इन विच गवर्नमेंट वाज बेस्ड ऑन द मेजोरिटी ऑफ कंट्रीज पॉपुलेशन। रेडिकल ऐसे राष्ट्र से को चाहते थे जिसमें कि गवर्नमेंट जो है वो जनता की कंट्री की पॉपुलेशन के हिसाब से चुने। जैसे मैनी सपोर्टेड वुमेन्स सफ्रगेट मूवमेंट्स, बहुत सारी जो औरतें थी इन लोगों ने जो है सफ्रगेट मूवमेंट चलाया था। अनलाइक लिबरल्स की तरह ही नहीं, दे अपोज टू प्रिविलेज of great land owners and wealthy factory owners. They were not against the existence of private property but disliked concentration of property in the hands of a few. उनका कहना था कि वो ये चाहते थे, वो एक ऐसा राष्ट्र चाहते थे जिनके पास, वो ऐसा नहीं चाहते थे कि किसी के पास बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी है, बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी है तो वही जो है अच्छा इंसान है। लेकिन उनका कहना था कि जो ये प्रॉपर्टी है सबके पास बराबर बराबर मात्रा में हो, यानी कि उनका ये कहना था एक गवर्नमेंट ऐसी हो जिसके पास प्रॉपर्टी हो और वो लोगों के पास बराबर बराबर मात्रा में इस प्रॉपर्टी को बांट दे। उनका कहना था कि किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी ना हो। ठीक है, तो हमने जाना लिबरल्स और रेडिकल्स के बारे में कि ये दो यूनिट्स जो हैं वो कैसी हैं। तो देखो, जो लिबरल्स होते हैं ना, वो सोचते थे कि जो गवर्नमेंट है वो 3 चीज़ों में डिवाइड होनी चाहिए, जैसे कि एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी। मैंने बताया था, ये पिछले लेसन में भी हमने समझाया था कि 3 पार्ट्स में डिवाइड होनी चाहिए, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी। तो एग्जीक्यूटिव जो होते हैं ना, कि मान लीजिए इस तरीके से होते हैं, 3 पार्ट में डिवाइड होनी चाहिए गवर्नमेंट, इस तरीके से बता दे रही हूँ एक बार, ये और 3 पार्ट में डिवाइड होनी चाहिए। तो ये हो गई एग्जीक्यूटिव, ठीक है, हमारी बीच इधर ये लेजिस्लेचर और इधर की साइड हो गई जुडिशरी। ठीक है, तो एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या है? एग्जीक्यूटिव वो लोग होते हैं जो कानून को इम्प्लीमेंट कराते हैं, ठीक है, कराते हैं। और लेजिस्लेचर वो होते हैं जो कानून बनाते हैं, ठीक है, जो कानून बनाते हैं। और जो जुडिशरी होते हैं वो क्या करते हैं? वो जो ये देखते हैं कि कानून सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, तो 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, लिबरल्स का कहना था। ऐसे ही अब आते हैं रेडिकल्स। तो रेडिकल्स और लिबरल्स जो है हमने अच्छे तरीके से देख लिए हैं। तो रेडिकल्स और लिबरल्स में क्या डिफरेंशिएट है कि आप लोग एक बार ना वीडियो को जो है रिवाइज कर करके देखना, बाद में जो है वीडियो को रोक कर रिवाइज कर कर रिपीट कर करके देखना आप, तो आपको अच्छे से, अगर कन्फ्यूजन थोड़ा भी हो रहा है तो वो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो रेडिकल्स और लिबरल्स में यही अंतर है। रेडिकल्स कहते थे कि वुमेन को जो वोट देने का अधिकार होना चाहिए, लेकिन लिबरल्स का कहना था कि वुमेन को वोट देने का अधिकार नहीं होना चाहिए। रेडिकल्स का कहना था कि सबको एक ही समान अधिकार मिले, कि हर एक को अधिकार होना चाहिए वोट देने का। लेकिन लिबरल्स का कहना था कि अमीर लोगों को ही जो है वोटिंग का अधिकार होना चाहिए, उनको जो जितने भी अधिकार हैं सारे वो अमीर लोगों को मिलने चाहिए। तो इस तरीके से बहुत सारे डिफ्रेंशिएट हैं, आप लोग वीडियो को रिपीट करके देख लीजिएगा। अब थर्ड पर आता है कंजर्वेटिव्स। कंजर्वेटिव्स जो होते हैं वो दकियानुसी विचारधारा वाले लोग होते हैं। उनका ऐसा कहना होता है कि भाई जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, कि कोई दिक्कत नहीं है, कि लेकिन चलने दो, जैसा काम हो रहा है होने दो, लेकिन प्रोसेस जो होता है वो स्लो होना चाहिए। मतलब काम हो रहा है होने दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कि हाँ थोड़ा सा जो है धीरे धीरे करो काम को। तो इनको ये कहना होता था। चल देखते हैं कि कंजर्वेटिव्स वर अपोज टू द रेडिकल्स एंड लिबरल्स। कंजर्वेटिव्स जो होते थे वो रेडिकल्स और लिबरल्स के बिल्कुल अपोजिट होते थे। आफ्टर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन हाउएवर इवन कंजर्वेटिव्स हैड ओपन देयर माइंड्स टू द नीड फॉर चेंज। तो ये लोग जो थे दकियानूसी विचारधारा के लोग होते थे। लेकिन क्या था, फ्रेंच रिवॉल्यूशन जब हुआ था ना, फ्रांस की जब क्रांति हुई थी, तो उसके बाद इन लोगों के जो दिमाग थे थोड़े से खुल गए थे। अर्लियर इन द 18th सेंचुरी कंजर्वेटिव्स हैड बीन जनरली अपोज टू द आइडिया ऑफ द चेंज। तो शुरू में क्या था, 18th सेंचुरी की शुरुआत में जो कंजर्वेटिव लोग थे वो बिल्कुल ये चेंज बदलाव के बिल्कुल अगेंस्ट थे। बाय द 19th सेंचुरी दे एक्सेप्टेड दैट सम चेंज वॉज inevitable but believed that the past had to expected and change had to be brought about through a slow process। लेकिन 19th सेंचुरी आते आते उनका विश्वास जो था इस बात में हो गया कि हाँ भाई बदलाव होना तो समाज में ज़रूरी है, समाज में बदलाव होना चाहिए, लेकिन हो रहा है तो होने दो, लेकिन बहुत ज़्यादा वो धीरे धीरे हो। बदलाव अगर हो रहा है तो उनका ये कहना था कि बदलाव धीरे धीरे हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। Such differing ideas about societal change clashed during the social and political turmoil that followed the French Revolution। जैसे कि फ्रांस की क्रांति में हुआ था, जगह जगह अत्याचार हो रहे, तो ऐसे ही राजनीतिक और सामाजिक जो अत्याचार थे उससे जो है ऐसे इन आइडियाज से जो है समाज में बहुत ज़्यादा बदलाव आया। द वेरियस अटेम्प्ट्स एट रिवॉल्यूशन एंड नेशनल ट्रांसफॉर्मेशन इन द 19th सेंचुरी। तो 19वीं शताब्दी में बहुत सारे इसके लिए, इस आंदोलन के लिए प्रयास किए गए। और नेशनल ट्रांसफॉर्मेशन इन द 19th सेंचुरी हेल्प डिफाइन बोथ द लिमिट्स एंड पोटेंशियल ऑफ दिस पॉलिटिकल टेंडेंसी। तो ये जो राजनीतिक टेंडेंसीज थी, तो इसमें जो है जब ये सामाजिक सुधार हुआ, सामाजिक चेंजेस हुए, तो बहुत ज़्यादा बदलाव आए। ठीक है, अब देखेंगे जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज। सामाजिक बदलाव क्या था और इंडस्ट्रियल सोसाइटी क्या थी।
तो दिस पॉलिटिकल ट्रेंड्स वर साइन ऑफ अ न्यू टाइम, ये जो राजनीतिक बदलाव था ये एक नए समय का शुभारंभ था या नए समय का ये कहने ये साइन था। इट वॉज अ टाइम ऑफ प्रोफाउंड सोशल एंड इकोनॉमिक चेंजेस, ये जो टाइम था वो एक सामाजिक और आर्थिक बदलाव का टाइम था। इट वॉज अ टाइम व्हेन न्यू सिटीज केम, ये वो समय था जब नए नए शहर जो थे वो बस रहे थे, एंड न्यू इंडस्ट्रियलाइज्ड रीजन्स डेवलप, और नई नई जो इंडस्ट्रियाँ थी वो जो क्षेत्र थे जहाँ पर बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियाँ होती हैं वो डेवलप हो रहे थे, उनका विकास हो रहा था। रेलवेज एक्सपेंडेड एंड द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ऑक्योर्ड, तो रेलवेज जो था, रेलवे का जो काम था, रेलवेज का जो था वो और ज़्यादा बढ़ गया था जब ये इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ था। ठीक है, यानी कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियाँ बनी थी, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ था, तब इसका काम बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। इंडस्ट्रियलाइजेशन ब्रॉट मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन टू द फैक्ट्रीज, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन में क्या था, आदमी, औरतें और बच्चे जो फैक्ट्रीज में काम करते थे। वर्क हार्स वर ऑफन लॉन्ग एंड वेजेस वर पुअर, तो इनका क्या था, जब ये तीनों काम करते थे, बहुत बहुत लंबे समय तक ये लोग काम करते थे, तो जिनका वर्किंग आवर्स था वो बहुत ज़्यादा लंबा होता था, मतलब कार्य करने की जो इनकी लिमिट थी बहुत ज़्यादा, कई कई घंटे की होती थी, और जो इनकी सैलरीज थी वो बहुत ज़्यादा कम होती थी। तो अनएम्प्लॉयमेंट वॉज कॉमन, तो यहाँ पर क्या था, बेरोजगारी इस वजह से बहुत ज़्यादा थी। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब हो गया बेरोजगारी, पर्टिकुलरली ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ लो डिमांड फॉर इंडस्ट्रियल गुड्स, इसीलिए क्या था, इस समय में क्या था, जो इंडस्ट्रियल गुड्स था, जो इंडस्ट्रियल के सामान आता है, जो जैसे कच्चा सामान आता है, रॉ मटेरियल आता है, कुछ भी आता है, तो उसकी जो डिमांड थी बहुत ज़्यादा लो थी। हाउसिंग एंड सैनिटाइजेशन वर प्रॉब्लम्स सिंस टाउन्स वर ग्रोइंग, क्योंकि क्या था, लोग गांव से छोड़ छोड़कर ना कस्बों में जा रहे थे, गांव में तो बेरोजगारी थी, तो वो लोग कस्बों में जा रहे थे, तो इससे क्या था, हाउसिंग की प्रॉब्लम बहुत बढ़ गई थी, और वहाँ पर सैनिटेशन यानी साफ सफाई की जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ गई थी। लिबरल्स एंड रेडिकल सर्च फॉर सॉल्यूशन टू दीज इशू, तो लिबरल्स और जो रेडिकल्स लोग थे, देखो अभी बताया था, ऊपर देखना आप, इस पार्ट में बताया गया है कि लिबरल्स और जो रेडिकल्स थे वो इस सॉल्यूशन का, ये जो इश्यूज बढ़ रहे थे तो इसका सॉल्यूशन खोजने लगे थे कि भाई कैसे इस प्रॉब्लम से निपटा जाए, क्योंकि हाउसिंग की समस्या बहुत बढ़ गई थी, सैनिटाइजेशन की बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। तो ये जो बात हम कर रहे हैं इंडिया की नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं यूरोप की, लंदन की बात हो रही है ये, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर किस तरीके से जो है सोशल चेंज आया। तो ऑलमोस्ट ऑल इंडस्ट्रीज वर द प्रॉपर्टी ऑफ इंडिविजुअल, जितनी भी इंडस्ट्रीज थी वो सब इंडिविजुअल थी, क्योंकि वो बड़े बड़े जो लैंड ओनर्स थे, बड़े बड़े जमींदार लोग थे, उनकी थी वो प्रॉपर्टीज जितनी भी होती थी। तो लिबरल्स एंड रेडिकल्स देमसेल्व्स वर ऑफन प्रॉपर्टी ओनर्स एंड एम्प्लॉयर्स, ठीक है। तो क्या था, जितने भी ये प्रॉपर्टी ओनर्स थे और जो थे ये बड़े बड़े लिबरल्स और रेडिकल्स होते थे, क्योंकि पता क्या होता है, क्योंकि ये जो नई नई बातें बनाते थे, विचारधारा बनाते थे, तो भाई वही लोग तो बनाएंगे जिनका पेट भरा होगा, है ना, वो आराम से, वो तो क्योंकि हर बात से संतुष्ट है, उनके आसपास अच्छा पैसा है, उनको रहने की अच्छी व्यवस्था है, खाने के लिए खाना है, तो आराम से वो ये सब विचारधारा नई नई बनाते रहते थे, नई नई नीतियाँ बनाते रहते थे। लेकिन जो बेचारे गरीब लोग हैं, जो कि झोपड़ियों में रहने वाले लोग हैं, तो उनको तो अपने रोटी की चिंता इतनी ज़्यादा सताती है कि वो बेचारे क्या करेंगे। तो ऐसा ही होता था। तो ये बड़े बड़े लिबरल्स और रेडिकल्स होते थे जो बड़े बड़े प्रॉपर्टी के मालिक होते थे। Having made their wealth through trade or industrial ventures, they felt that such efforts should be encouraged. लेकिन क्या होता था, इनका ये कहना था, जो व्यापार जब ये करते थे, बड़े बड़े इंडस्ट्रियल का जो सामान वगैरह आता था, तो इनका ये कहना था कि हमारे पास तो बहुत ज़्यादा पैसा है, हम इससे पूर्ण तरीके से संतुष्ट हैं, लेकिन इनका ये कहना था कि ये वाला जो लाभ है ये और लोगों को भी मिले, दैट इट्स बेनिफिट्स वुड बी अचीव्ड इफ द वर्क फोर्स इन द इकोनॉमी वॉज हेल्दी एंड सिटीजन्स वर एजुकेटेड। तो उनका ये कहना था कि जो ये वाला फ़ायदा है, पैसे का फ़ायदा है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री से जो फ़ायदा आ रहा है, जो पैसा आ रहा है, इकोनॉमी बढ़ रही है, तो ये सारा जो है और लोगों को भी इसका फ़ायदा मिले, जिससे क्या होगा कि इस देश के नागरिक जो हैं हेल्दी होंगे और वो एजुकेटेड होंगे, शिक्षित भी होंगे। ओपोज टू द प्रिविलेज ऑफ ओल्ड एरिस्टोक्रेसी हैड बाई बर्थ, उनका ये कहना था कि जन्म से ये सब चीज़ें ना हो, ये जो अत्याचार लोगों पर हो रहे थे कि जन्म से ये सब चीज़ें ना हो कि भाई वो राजा का बेटा राजा है, या फिर वो इतना मालदार आदमी है तो उसका बेटा इस तरीके से करेगा, तो ये सब चीज़ें ना हो, ये एक मेरिट के हिसाब से हो, जिसमें जितनी योग्यता है उसके हिसाब से काम किया जाए। दे फैमिली बिलीव्ड इन द वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल एफर्ट, वो विश्वास करते थे इंडिविजुअल एफर्ट पर। लेबर कुड लेबर, उनका कहना लेबर एंड एंटरप्राइजेस पर। इफ फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल वॉज, उनका कहना था कि अगर स्वतंत्रता हमारी इंडिविजुअल होगी, है ना, तो इफ द पुअर कुड लेबर, क्योंकि अगर गरीब इंसान जो है मेहनत कर रहा है, एंड दोज विद कैपिटल कुड ऑपरेट विदाउट रेजिस्टेंट, और वो बिना किसी मेहनत की जब वो अपना खून पसीना बहा रहा है और पैसा कमा रहा है, तो एक कैपिटल खड़ी कर रहा है वो, तो दे बिलीव दैट सोसाइटी वुड डेवलप। तो उनका मतलब था कि अगर वो गरीब इंसान पैसा कमाएगा, खून पसीना एक करके अपना पैसे इकट्ठा कर रहा है, अगर वो एक कैपिटल खड़ी कर रहा है, तो उनका विश्वास था कि सोसाइटी ऐसे ही विकसित होगी। Many working men and women who wanted changes in the world rallied around liberal and radical groups and parties in the early 19th century। 19वीं शताब्दी में क्या हुआ था, 19वीं शताब्दी के शुरुआत में बहुत सारे औरतें और आदमी ने इसके लिए बहुत सारी रैलियां की, क्योंकि वो भी जो है समाज में बदलाव लाना चाहते थे।
जिसमें कि लिबरल और रेडिकल ग्रुप्स के लोग भी शामिल थे। चलिए अब आगे देख लेते हैं। Some nationalists, liberals and radicals wanted revolution to put an end to the kind of governments established in Europe in 1815। तो यूरोप में 1815 में जो गवर्नमेंट आई थी, आपने देखा होगा जो है प्रीवियस चैप्टर में बताया था कि 1815 में वाटरलू में नेपोलियन बोनापार्ट को पराजित कर दिया गया था। उसको हराकर जो गवर्नमेंट आई थी, जो गवर्नमेंट की स्थापना हुई थी, तो जो कुछ राष्ट्रवादी लोग थे, सम नेशनलिस्ट, नेशनलिस्ट का मतलब होगा राष्ट्रवादी, कुछ राष्ट्रवादी लिबरल्स और रेडिकल्स लोग जो थे वो चाहते थे कि क्रांति हो, ऐसा आंदोलन हो कि वो इस टाइप की गवर्नमेंट को नहीं चाहते थे जो कि 1815 में यूरोप में आई थी। इन फ्रांस, इटली, जर्मनी एंड रशिया दे बिकेम रिवॉल्यूशनरीज एंड वर्क टू ओवरथ्रो एक्साइटिंग मोनार्क। फ्रांस, इटली, जर्मनी और रशिया में जो है रिवॉल्यूशनरी कहलाए गए क्योंकि रिवॉल्यूशन वहाँ पर हुआ, और वर्क टू ओवरथ्रो एक्सिस्टिंग मोनार्क, उनका कहना था कि हमें इस मोनार्क जो होता है ना, मोनार्की जो होता है, मोनार्की पढ़ा होगा प्रीवियस चैप्टर में है ये, तो उसको उखाड़ फेंको, ओवरथ्रो मीन्स उखाड़ फेंक दो उसको। यानी कि उनका ये कहना था कि राजा का बेटा ही राजा ही क्यों बन रहा है, कि उसको सत्ता क्यों चली आ रही है पहले से, तो ये सब चीज़ें खत्म होनी चाहिए। नेशनलिस्ट टॉक्ड ऑफ रिवॉल्यूशन दैट वुड क्रिएट नेशंस। नेशनलिस्ट जो थे, राष्ट्रवादी लोग जो थे, वो हमेशा रिवॉल्यूशंस के बारे में बात करते थे, आंदोलन के बारे में बात करते थे। दैट वुड क्रिएट नेशंस वेयर ऑल सिटीजन वुड हैव, वो एक ऐसे राष्ट्र की स्थापना करना चाहते थे जहाँ पर हर नागरिक जो है इक्वल राइट्स, जहाँ पर हर नागरिक को समान अधिकार मिले। आफ्टर 1815 के बाद क्या हुआ था, गुसेप्पे मैज़िनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गुसेप्पे मैज़िनी एन इटालियन नेशनलिस्ट। कौन थे ये? गुसेप्पे मैज़िनी एन इटालियन नेशनलिस्ट, ये एक इटालियन नेशनलिस्ट थे। कंस्पायर्ड विद अदर्स टू अचीव दिस इन इटली, जो कि इन्होंने इटली में जो इतनी बड़ी सफलता हासिल की थी। नेशनलिस्ट एल्सवेयर इंक्लूडिंग इंडिया रीड हिज राइटिंग्स, तो क्या करते थे ये ना, लिखते थे, बहुत अच्छी अच्छी लिखते थे, फिर वो पब्लिश होती थी तो लोग जो है उसको पढ़ते थे, तो उनके जो विचार थे बहुत ज़्यादा बदल गए थे, क्योंकि लोग जो थे इनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे। ये कौन थे? ये थे गसेप्पा मजीनी एन इटालियन नेशनलिस्ट, कंस्पायर्ड विद अदर्स टू अचीव दिस इन इटली, जो कि इटली में सफलता इतनी हासिल हुई थी, इतने सारे चेंजेस हुए, तो वहाँ के जो लोग थे इनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हुए, क्योंकि जो ये लिखते थे तो लोग उसको अच्छे से पढ़ते थे और अपनी बातों में उसमें बदलाव लाते थे, सुधार करते थे वो, और उनके कदमों पर चलते थे। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक आता है, द कमिंग ऑफ सोशलिज्म टू यूरोप। तो परहैप्स वन ऑफ द मोस्ट फॉर रीचिंग विजन ऑफ हाउ सोसाइटी शुड बी स्ट्रक्चर्ड वॉज सोशलिज्म। शायद ये बहुत ज़्यादा जो है फॉर रीचिंग विजन है, मतलब दूरदृष्टि का एक बहुत ज़्यादा सोचा हुआ समझा विषय है कि सोसाइटी शुड बी स्ट्रक्चर्ड वॉज सोशलिज्म, की जो है समाज में है ना सोशलिज्म की स्थापना कैसे हुई। बाय द मिड 19th सेंचुरी इन यूरोप सोशलिज्म वॉज अ वेल नोन बॉडी ऑफ आइडियाज दैट अट्रैक्टेड वाइड स्प्रेड अटेंशन। क्या था कि मिड 19th सेंचुरी में यूरोप में सोशलिज्म जो था एक बहुत जाना माना विषय बन गया था, लोगों की विचारधारा बिल्कुल चेंज हो गई थी, ठीक है, यूरोप में। तो सोशलिस्ट वर अगेंस्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी, ये लोग जो थे वो प्राइवेट प्रॉपर्टी के खिलाफ थे। एंड सॉ इट एज द रूट ऑफ ऑल सोशल इल्स ऑफ द टाइम, इनका कहना था कि यही समाज की जड़ें हैं। वाई इंडिविजुअल ओन द प्रॉपर्टी दैट गिव एम्प्लॉयमेंट बट द प्रॉपर्टी वर कंसर्न ओनली विथ पर्सनल गेन एंड नॉट विथ द वेलफेयर ऑफ दोज हु मेड द प्रॉपर्टी प्रोडक्टिव। इनका ये कहना था कि जो प्रॉपर्टी है किसी एक की ना रहे, है ना, उनका ये कहना था, मान लीजिए प्रॉपर्टी है तो ये किसी एक की ना रहे, ये जो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है तो ये गवर्नमेंट के हिसाब से चली जाए और सब में बराबर बराबर मात्रा में बांट दी जाए, जिस फैमिली को जिसको जितनी ज़रूरत हो उस प्रॉपर्टी की उसको उतनी ही मात्रा में मिल जाए, तो उस प्रॉपर्टी का लाभ कोई एक ही इंसान क्यों उठाए, कि अगर सारे लोग मिलकर उस पर काम करेंगे तो सभी को फायदा होगा, उनका ये कहना था। सो इफ सोसाइटी एज अ होल रेदर देन सिंगल इंडिविजुअल कंट्रोल प्रॉपर्टी मोर अटेंशन वुड बी पेड टू कलेक्टिव सोशल इंटरेस्ट। सोशलिस्ट वांटेड दिस चेंज एंड कैंपेनिंग फॉर इट, तो उनका कहना था सोशलिस्ट जो लोग थे, समाज सुधारक जो लोग थे, वो इस को बदलना चाहते थे, इसलिए उन्होंने इसकी जगह जगह कैंपेनिंग भी की। हाउ कुड अ सोसाइटी विदाउट प्रॉपर्टी ऑपरेट, व्हाट शुड बी द बेसिक ऑफ सोशलिस्ट सोसाइटी। तो सोशलिस्ट हैड डिफरेंट विजन ऑफ द फ्यूचर, सोशलिस्ट के जो थे समाज सुधारक जो थे अलग अलग, उनके अलग अलग विजन थे। जैसे कि सम बिलीव्ड इन द आइडिया ऑफ कोऑपरेटिव्स, कुछ लोग जो थे वो कोऑपरेटिव्स पर विश्वास करते थे। कोऑपरेटिव देखो ये होता है, जैसे मान लीजिए किसी की एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, तो किसी एक की प्रॉपर्टी है तो उसमें जो है सबने अपना अपना सामान लगाया है, मत कारखाना टाइप का समझ लीजिए छोटा सा, तो उसमें जितने भी लोग काम कर रहे हैं वो सब अपना अपना पैसा लगा रहे हैं, सबको उतना फायदा मिल रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है, तो उसको कहते हैं कोऑपरेटिव्स, ठीक है। तो रॉबर्ट ओन 1771 से 1858 तक का इनका वो कार्यकाल रहा। अ लीडिंग इंग्लिश मैन्युफैक्चरर, इंग्लिश मतलब हो गए ब्रिटेन के लोग थे ना, इसलिए इनको बोला जाता है अ लीडिंग इंग्लिश मैन्युफैक्चरर, साउथ टू बिल्ड अ कोऑपरेटिव कम्युनिटी कॉल्ड न्यू हार्मनी इन इंडियाना, ठीक है, इसका नाम है रखना न्यू हार्मनी इन इंडियाना।
तो इन्होंने कोऑपरेटिव कम्युनिटी की स्थापना की थी जिसका नाम था न्यू हार्मनी इन इंडियाना, यूएसए में थी ये। अदर सोशलिस्ट फेल्ट दैट कोऑपरेटिव्स कुड नॉट बी बुल्ट ऑन अ वाइड स्केल ओनली थ्रू इंडिविजुअल इनिशिएटिव। और दूसरे सोशलिस्ट जो थे उनका कहना था कि कोऑपरेटिव्स जो है वर्क नहीं करती है। इनका कहना था कि कोऑपरेटिव से लोगों को बहुत फायदा होता है। समाज सुधारक जो थे जितने भी थे सोशलिस्ट जो थे उनके सबके अलग अलग अपने अपने विचार थे, तो सब कोई कुछ कहता था, कोई कुछ कहता था। तो ऐसे ही एक इंग्लिश मैन्युफैक्चरर थे रॉबर्ट ओन, तो इन्होंने ही कम्युनिटी की स्थापना की थी न्यू हार्मनी इन इंडियाना, यूएसए में थी, याद रखना इसको। तो फिर दे डिमांडेड दैट गवर्नमेंट्स एनकरेज कॉपरेट। उनका कहना था कि गवर्नमेंट जो है, सरकार जो है कॉपरेटिव्स को एनकरेज करे। इन फ्रांस फॉर इंस्टेंस लुइस ब्लैंक, अब ये दूसरे थे, देखो फ्रांस में लुइस ब्लैंक 1813 से 1882 तक था। इनका वांटेड द गवर्नमेंट टू एनकरेज कॉपरेटिव्स एंड रिप्लेस द कैपिटलिस्ट एंटरप्राइज। उनका कहना था कि जो सरकार है वो कॉपरेटिव्स को मतलब बढ़ावा दे और जो है उनको रिप्लेस कर दे, किससे, कैपिटलिस्ट से। तो कैपिटलिस्ट क्या होता है, अब कैपिटलिस्ट भी यही होता है, जैसे मान लीजिए एक वर्कशॉप है, फैक्ट्री है बड़ी सी, उसका जो एक मालिक है, ओनर है यहाँ का, और उसमें बहुत सारी लेबर काम कर रही है। तो लेबर जो काम कर रही है, खून पसीना अपना बहा रही है, तो इसका जो प्रॉफिट सारा इसको मिल रहा है ना, ओनर को मिल रहा है। तो ये कोऑपरेटिव होती है। और ऐसी जो नहीं सॉरी कैपिटलिस्ट होती है, या कोऑपरेटिव वही होती है जो मैंने अभी बताया था कि उसमें जो है सामान जितने वर्कर्स काम कर रहे हैं उनमें सबको फ़ायदा होता है कोऑपरेटिव में। और कैपिटलिस्ट में, ये कैपिटलिस्ट है, कैपिटलिस्ट में यही होता है कि इसमें जो ओनर है वो पैसा लगाता है अपना, बड़ा सा जैसे मालिक हो गया, और उसके अंडर जितनी भी लेबर काम करती है तो उस लेबर को खून पसीना बहा रही है, वो अपना सब कुछ कर रही है, तो उसका जितना भी फ़ायदा होता है वो ओनर को मिलता है। तो ये कैपिटलिस्ट होते हैं। तो उनका कहना था कि एक ऐसी गवर्नमेंट बने जो कैपिटलिस्ट को हटा दे और कोऑपरेटिव्स को बढ़ावा दे, ठीक है। दीज कोऑपरेटिव्स वर टू एसोसिएशन ऑफ द पीपल हु प्रोड्यूस गुड्स। उनका कहना था कि कोऑपरेटिव्स जो है में एक ऐसी एसोसिएशन बनना चाहिए जिसमें ऐसे लोग हों जो साथ साथ सामान लगाएं, मतलब प्रोड्यूस करें, साथ साथ सामान बने, एंड डिवाइडेड द प्रॉफिट्स अकॉर्डिंग टू द वर्क डन बाय द मेंबर्स। और जितना भी प्रॉफिट हो वो उनके मेंबरों के हिसाब से उनके अंदर डिवाइड हो जाए। कार्ल मार्क्स थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्ल मार्क्स 1818 से 1883 एंड फ्रेडरिच एंगल्स 1820 से 1895 एडेड अदर आइडियाज टू द बॉडी ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। उन्होंने भी बहुत सारे जो है आइडियाज़ दिए। मार्क्स आर्ग्यूड दैट इंडस्ट्रियल सोसाइटी वॉज कैपिटलिस्ट। उनका कहना था कि इंडस्ट्रियल सोसाइटी जो है कैपिटलिस्ट थी। कैपिटलिस्ट ओन देयर कैपिटल इन्वेस्टेड इन फैक्ट्रीज एंड द प्रॉफिट ऑफ कैपिटलिस्ट वॉज प्रोड्यूस बाई वर्कर्स। वही है जो मैं बता रही हूँ अभी, कैपिटलिस्ट जो होते हैं उसमें जो है ओन उनका अपना जो है फैक्ट्रीज में अपना सामान लगाते हैं वो, और जिसका प्रॉफिट होता है कैपिटलिस्ट वॉज प्रोड्यूस बाई वर्कर्स, वो वर्कर्स के द्वारा जो काम करा जाता है उसका जो प्रॉफिट होता है वो ओनर्स को मिलता है। द कंडीशंस ऑफ वर्कर्स कुड नॉट इम्प्रूव एज लॉन्ग एज द प्रॉफिट वॉज एक्यूमुलेटेड बाय प्राइवेट कैपिटलिस्ट। तो इससे क्या होता था, जो वर्कर्स को सैलरी मिलती थी वो बहुत कम मिलती थी, इसलिए उनकी जो दशा थी बहुत ज़्यादा ख़राब थी, वो उसका जो उनको कुछ भी फ़ायदा उसको नहीं मिल रहा था। तो वर्कर्स हैड टू ओवरथ्रो कैपिटलिज्म एंड द रूल ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। उनका कहना था कि वर्कर्स को इस कैपिटलिज्म के रूल को उखाड़ फेंकना चाहिए, मतलब उनके यहाँ साथ वो काम ना करें, एंड द रूल ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, और एक प्राइवेट प्रॉपर्टी का रूल आना चाहिए। मार्क्स बिलीव दैट टू फ्री देमसेल्फ फ्रॉम कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉयटेशन वर्कर्स हैड टू कंस्ट्रक्ट अ रेडिकली सोशलिस्ट सोसाइटी वेयर ऑल प्रॉपर्टी वॉज सोशली कंट्रोल्ड। उनका कहना था कि जितने भी वर्कर्स हैं वो कैपिटलिस्ट के जो ये जो कैपिटलिस्ट का रूल है इसको उखाड़ फेंकें और अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी की स्थापना करें, जिससे कि जो है समाज में बहुत ज़्यादा बदलाव आएगा। दिस वुड बी अ कम्युनिस्ट सोसाइटी, इसीलिए जो है एक कम्युनिस्ट सोसाइटी बननी चाहिए। ही वॉज कन्विंस्ड दैट वर्कर्स वुड ट्रुम्फ इन देयर कॉन्फ्लिक्ट विद कैपिटलिस्ट। अ कम्युनिस्ट सोसाइटी वॉज द नेचुरल सोसाइटी ऑफ द फ्यूचर। एक कम्युनिस्ट सोसाइटी ही हमारे देश का भविष्य बदल सकती है। एक कम्युनिस्ट सोसाइटी वॉज द नेचुरल सोसाइटी ऑफ द फ्यूचर। तो कैपिटलिस्ट समझ में आ गया आपको, एक्सप्लॉयटेशन होता है जो परेशान किया जा रहा है, मतलब लेबर्स जो लोग थे, वर्कर्स जो थे वो परेशान किए जा रहे थे, है ना। तो कम्युनिस्ट सोसाइटी वही होती है जैसे कि जिसमें मतलब एक ऐसी सरकार जिसमें लोगों की चले, है ना, जो सरकार लोगों की सुने, लोगों के हिसाब से काम करे। तो उनका कहना था कि एक ऐसी सरकार की स्थापना हो। अ कम्युनिस्ट सोसाइटी वॉज द नेचुरल सोसाइटी ऑफ द फ्यूचर। एक कम्युनिस्ट सोसाइटी ही हमारी जो है समाज का भविष्य हो सकती है। तो कम्युनिस्ट सोसाइटी मीन्स मतलब एक ऐसी सरकार जो लोगों की सुने, लोगों के हिसाब से काम करे, ठीक है। चलिए अब आगे देख लेते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है सपोर्ट फॉर सोशलिज्म। सपोर्ट फॉर सोशलिज्म, तो बाय द 1870s सोशलिस्ट आइडियाज स्प्रेड थ्रू आउट यूरोप। तो 1870s में क्या था, जितने भी सोशलिस्ट के आइडियाज़ थे, जो समाज सुधारकों के विचार थे, वो पूरे यूरोप में फैल गए।
टू कोऑर्डिनेट द एयर एफर्ट्स सोशलिस्ट फॉर्म्ड एन इंटरनेशनल बॉडी। इनके एफर्ट्स को कोऑर्डिनेट करने के लिए जितने भी समाज सुधारक थे उन्होंने अपनी एक बॉडी की स्थापना की, इंटरनेशनल बॉडी की स्थापना की, नेमली द सेकेंड इंटरनेशनल। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सेकेंड इंटरनेशनल क्या है, ठीक है। तो टू कोऑर्डिनेट देयर एफर्ट्स सोशलिस्ट फॉर्म्ड एन इंटरनेशनल बॉडी नेमली द सेकेंड इंटरनेशनल। वर्कर्स इन इंग्लैंड एंड जर्मनी बिगेन फॉर्मिंग एसोसिएशन टू फाइट फॉर बेटर लिविंग एंड वर्किंग कंडीशन। अब जर्मनी और इंग्लैंड के जो वर्कर्स थे वो अपनी बेटर लिविंग, अपने अच्छे जीवन यापन के लिए और अपनी अच्छी कंडीशंस के लिए जो है लगातार जो है लड़ाइयाँ लड़ रहे थे। मतलब ऐसी मारकाट नहीं, मतलब अपने विचारों की लड़ाइयाँ लड़ रहे थे वो आपस में। दिस सेटअप फाइंड्स टू हेल्प मेंबर्स इन टाइम्स ऑफ डिस्ट्रेस एंड डिमांडेड अ रिडक्शन ऑफ वर्किंग आवर्स एंड टू राइट द वोट। उन्होंने क्या करा था, अपनी जो है एक यूनिट टाइप की बना ली थी जिसमें एक लीडर होता था। वो क्या करते थे, जैसे कि मेंबर्स के डिस्ट्रेस और जो डिमांड होती थी उसको देख रेख के लिए उसकी, तो उन्होंने क्या करा था, उन्होंने अपनी डिमांड रखी कि जो वर्किंग आवर्स हैं और वोट का जो राइट है वो सबको मिले और जो वर्किंग आवर्स है वो कम होने चाहिए। तो इन जर्मनी दिस एसोसिएशन वर्क क्लोजली विद द सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी एंड हेल्प इट इन विन पार्लियामेंट्री सीट्स। तो जर्मनी में भी एक एसोसिएशन बनी जो कि सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के नाम से जानी जाने लगी और उसने क्या करा, पार्लियामेंट्री सीट्स पर भी वो विजयी हुई। पार्लियामेंट में भी उसने कई सारी सीटें जीती। बाय 1905 में सोशलिस्ट एंड ट्रेड यूनियनिस्ट फॉर्म टू लेबर पार्टी। सोशलिस्ट और ट्रेड यूनियनिस्ट में फॉर्म किसने, व्यापार जो होते हैं ट्रेड यूनियनिस्ट, फॉर्म लेबर पार्टी, एक लेबर पार्टी की स्थापना की ब्रिटेन में, ठीक है। ठीक है, किसकी स्थापना है, ब्रिटेन में लेबर पार्टी की स्थापना हुई और सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई किस, वहाँ पर, फ्रांस में। However, till 1914 socialists never succeed in forming a government in Europe। फिर भी 1914 तक सोशलिस्ट जो है अपनी गवर्नमेंट जो है यूरोप में बनाने में सफल नहीं हो पा रहे थे। रिप्रेजेंटेड बाय स्ट्रॉन्ग फिगर्स इन पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स, लेकिन क्या था, उनका जो पार्लियामेंट में था, राजनीति जो थी, राजनीति में जो पार्लियामेंट्री फिगर्स था वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका था, वो एक स्ट्रॉन्ग फिगर के रूप में उभरे। देयर आइडियाज डिड शेप लेजिस्लेशन, उनके जो आइडियाज़ थे वो जगह जगह फैले, उन्होंने समाज को एक आकार दिया। बट गवर्नमेंट कंटिन्यू टू बी रन बाई कंजर्वेटिव्स, लिबरल्स एंड रेडिकल्स, लेकिन जो वहाँ की गवर्नमेंट थी वो लगातार इसके बारे में जो है आगे तक कंटिन्यू करते रही, रन करते रही, कंजर्वेटिव्स, लिबरल्स और रेडिकल्स के बारे में। जो 3 यूनिट्स थी, सॉरी मैंने बताई थी भी आपको, तो ये जो 3 यूनिट्स थी, कंजर्वेटिव्स, लिबरल्स और रेडिकल्स, लगातार जो वहाँ की गवर्नमेंट थी इसके बारे में जो है लगातार भागदौड़ करती रही, ठीक है। चलिए अब देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा द रशियन रिवॉल्यूशन। ये हम जो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।